हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और क्यों हमें इस चैप्टर में है वो पढ़ना है। हम इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा? ऐसा क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है क्योंकि जो नेचर है उसकी सिमेट्री है। सिमेट्री का मीनिंग क्या है? जैसे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है और एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइनें बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइनें वो एंटर होती है। तो क्या जैसे मैग्नेटिक नॉर्थ है, यह है मैग्नेटिक नॉर्थ, सेम उसमें भी ऐसे ही फील्ड लाइन मिलती है और ये है मैग्नेटिक साउथ पोल जिसको हम बोलते हैं एस। तो जैसा पॉजिटिव चार्ज का काम है वैसा ही नॉर्थ का काम होता था। ऐसे ही फील्ड लाइन जैसे ही नेगेटिव चार्ज में मिलती है वैसे ही फील्ड लाइन है साउथ पोल में मिलती है। लेकिन इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज है वो पॉसिबल है। तो जैसे सिमेट्री की हम नेचर की बात कर रहे हैं तो क्या वैसे ही मोनोपोल मैग्नेटिज्म में पॉसिबल है? आज भी फिजिक्स का एकदम हॉट टॉपिक है फाइंड करने के नए इन्वेशन के लिए मोनोपोल फाइंड करना मैग्नेटिज्म में, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। रिसर्च उसमें भी आज भी जारी है। तो ऐसी ही सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फील्ड में चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? तो वो हम बात आज इस वीडियो में करने वाले हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। लेकिन सर्किटल लॉ में बच्चों जो हम एम्पियरियन लूप लेते हैं वो क्या है एम्पियरियन लूप? अगर किसी को नहीं पता हो चैप्टर नंबर 4 की बात तो हम यहाँ पे वो बात फिर से दोहरा रहे हैं। फॉर्मूला क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ का? क्लोज इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम enclosed इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ enclosed इलेक्ट्रिक करंट? हम जो लूप ले रहे हैं, सपोज ये इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, हमने जो लूप ली है ये हमारी एनक्लोज लूप। कितने इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास हो रहे हैं? सपोज मैं नेम बोल दूं I1 I2 I3 I4, तो आप बोलेंगे सर 2 3 4 वही इस क्लोज एम्पियरियन, इसको बोल रहे थे हम एम्पियरियन लूप। एम्पियरियन लूप में से पास होते हैं। तो हमारी एम्पियरियन लूप जो है वो कैसी होनी चाहिए? इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट वो सिर्फ क्लोज होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल नंबर 4.2 किया, आपने देखा होगा इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, उसके इनसाइड एंड आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया है चैप्टर नंबर 4 में। ओके, या फिर टोरॉइड भी देखा है आपने, सोलेनॉइड भी बटा हुआ है। हमने जितनी भी लूप ली है वो एक पर्टिकुलर शेप की ली है, आइदर स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर। क्यों? क्योंकि उसका हम सर्कमफरेंस इजीली फाइंड कर पाए। इसके लिए इसका सर्कमफरेंस अगर ये रेक्टेंगुलर है तो 2 टाइम्स a प्लस बी, अगर सर्कुलर है देन 2 पाई r, वेयर r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसके लिए आप रैंडम शेप है वो सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसा ही शेप ले सकते हो, आपकी मर्जी कुछ भी शेप ले सकते हो, लेकिन क्लोज होना चाहिए। जैसे टोपी जैसा है, हेट जैसा है, ऐसा भी शेप ले सकते हो, या फिर हेमिस्फीयर, यू कैन से दैट हेमिस्फीयर शेप, ऐसा भी ले सकते हो आप। तो हमारी जो लूप है उसका शेप तो वही रहा, एम्पियरियन लूप तो यही है। ये तो इसकी सरफेस हुई, ये जो है क्या है उस हेमिस्फीयर की सरफेस है। आप पॉट जैसा भी ले सकते हो, मटके जैसा। तो जब हम यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो वो तो यही सरफेस है। ओके,
तो एम्पिरियन लूप में आप कुछ भी शेप ले सकते हो, आप पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे शेप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमें जो मिलेगा वो करंट तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा, और जो फील्ड है वो भी वही होना चाहिए, वही रहता है। तो हम अभी तक हमने लिया है वो ऐसा ही शेप लिया है। इस चैप्टर में हम बात करें डिफरेंट शेप लेके हम बात करने वाला है। तो जो मैक्सवेल का कहना था, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, उसकी करते हैं शुरुआत। सपोज एक कैपेसिटर है, उसको एक सप्लाई दिया है हमने V वोल्ट, और अभी तक जो की है हमारी, ये क्या है, की है वो ओपन है। जैसे ही मैं की को क्लोज करूंगा उस टाइम पे क्या होगा वो हमें सोचना है मिलके। जैसे हम की ऑन करेंगे तब क्या होता है, इसमें से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्या कैपेसिटर डायरेक्टली फुली चार्ज हो जाएगा? देन योर आंसर इज नो, इट टेक्स सम टाइम, मे बी इट इज रेज ऑफ माइक्रोसेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड, कुछ तो टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा है 2 घंटे 3 घंटे के बाद चार्ज होगा ना, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में वो चार्ज हो जाएगा, लेकिन कुछ तो टाइम ले रहा है वो। पहले 0 चार्ज था, बाद में उस पर चार्ज आ रहा है, इस पर कुछ चार्ज आया, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा सामने उतना भी नेगेटिव जाएगा, और चार्ज आया। वैसे कुछ टाइम के बाद कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कब की बात कर रहे हैं, जब चार्ज वेरी होता है तब की बात कर रहे हैं। मीन्स जब कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तब की बात कर रहे हैं। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाए तब तो नो डाउट अब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो कैपेसिटर की जो प्लेट है, ये जो कैपेसिटर की प्लेट है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, और उसको 2 वायर के साथ हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है, और जो करंट पास हो रहा है वो है I। यही डायग्राम फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये प्लेट के बहुत नज़दीक एक पॉइंट है, सपोज P। इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, एम्पीयर सर्किट लॉ अप्लाई करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है तब हमने क्या यूज़ किया, चैप्टर नंबर 1 में गॉस लॉ यूज़ किया है। जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है तब हम यूज़ करते हैं वो है एम्पीयर सर्किट लॉ। तो मैं यहाँ पे एम्पीयर सर्किट लॉ यूज़ करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या लेनी होती है, एक लूप लेनी होती है। तो मैं भी यहाँ पे एक लूप ले रहा हूँ जिसकी रेडियस है वो है R, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि R जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ। सर्किट लॉ यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला कुछ ऐसा था उसका, I इनक्लोज। चलो फॉर्मूला क्या होगा, B/dl cos थीटा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू μ0 इनक्लोज करंट। थीटा यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कैसे कर सकते हो आप, राइट हैंड थंब लो, ऐसे राइट हैंड रखूंगा मैं। ओके, तो फिंगर ऐसे यहाँ से क्या आ रही है, बाहर आ रही है। अगर आप उसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहो तो बच्चों क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये है सर्कल, मीन्स एम्पिरियन लूप, जिसकी रेडियस है वो है R, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है वो है P। ओके, ऐसा मिल रहा है हमें। अगर फील्ड की डायरेक्शन देखने जाओ तो फील्ड ऐसे मिल रहा है, बाहर आ रहा है। वही डायग्राम मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी मिल रही है। ओके, मेरा जो dl है सपोज वो भी मैं उसी डायरेक्शन में ले रहा हूँ, मीन्स मैं लाइन इंटीग्रल जो करने वाला हूँ उसकी डायरेक्शन भी क्या है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे देखने जाओ तो लाइन इंटीग्रल मीन्स dl, लाइन एलिमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड
दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस पर चैप्टर नंबर 4 देखा होगा वहाँ पे आपने। अगर आप इसके ऑपोजिट लेते हो तो भी कुछ फर्क नहीं होगा, उससे कुछ चेंज है वो नहीं होता। तो थीटा है यहाँ पे 0 और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डिस्टेंस पे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपको जो इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है, वो सिर्फ किसका करना रहा, डीएल का। थीटा है यहाँ पे 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। ओके, आई इनक्लोज इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा, सर्कल का सभी डीएल इकट्ठा करना है आपको। इंटीग्रेशन का मीन्स कॉम्बिनेशन, सबको साथ में लेके जाना है। इंटीग्रेशन डीएल मीन्स सर्कम्फरेंस एंड सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, where r is radius of circle is equal to mu naught। ओके, अब इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, करंट कितना पास हो रहा है, करंट कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। जिस डायरेक्शन में आपने डीएल लिया है, डीएल की डायरेक्शन भी हमने कौन सी ली है, जिस डायरेक्शन में पी पॉइंट पे फील्ड है वही डायरेक्शन। तो आपकी फिंगर्स भी उसी डायरेक्शन में कर्ल होनी चाहिए। कर्ल्स योर फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of integral और डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट। ऐसे रखो, जिस डायरेक्शन में आपका थंब है उस डायरेक्शन के जितने भी करंट है उस करंट को पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के करंट है उसको नेगेटिव। तो हम यहाँ पे एलिमेंट से लाइन एलिमेंट कुछ ऐसे लिया था, यहाँ पे सेम डायरेक्शन देखो, इसके लिए तो थीटा हमने क्या लिया है 0। तो हमारी राइट हैंड स्कल ऐसे होगी। तो करंट, इस डायरेक्शन के करंट को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो वो करंट एक ही करंट है। तो बच्चों यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है इस एम्पियरियन लूप में वो कौन सा है, आई। इसके लिए B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B हमें क्या मिलेगा, μ0 I अपॉन 2 पाई R। मैंने कुछ नया नहीं किया है, चैप्टर नंबर 4 को बहुत टाइम हो गया, इसके लिए सिर्फ याद दिलाया। ये आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में। ओके, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब मैं सेकंड कंडीशन ले रहा हूँ, इसके लिए ही यही कैपेसिटर है, अभी फुली चार्ज नहीं हुआ है, मीन्स चार्ज हो रहा है, अभी ये चार्ज हो रहा है, मीन्स इसमें से करंट है पूरी सर्किट में से पास हो रहा है। ये जो पॉइंट था P, मैं अब जो मेरी एम्पियरियन लूप है उसका शेप ले रहा हूं, वो पोट के जैसा ले रहा हूं, ऐसा घड़े जैसा, मिट्टी के घड़े जैसा शेप ले रहा हूं। यहां पे है पॉइंट P, इसमें से जो करंट पास हो रहा था वही करंट है I। सेम बात, सिर्फ एम्पियरियन लूप का शेप है वो हमने चेंज किया। अब यहाँ पे हम एम्पियरियन सर्किटल लॉ है वो अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे ये बातें तो सेम, चलो B भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं। हमें जो इंटीग्रेशन करना होता है वो सिर्फ किसका करना रहेगा, डीएल का करना रहेगा, μ0 इंटू आई इनक्लोज। अब रही बात इनक्लोज करंट की, कौन सा करंट हमने जो एम्पियरियन लूप ली है उसमें से पास हो रहा है। देखो ये जो करंट पास हो रहा है यहाँ तक ही है, यहाँ तक ही है, इस पॉइंट तक। उसके बाद तो हमारी जो सरफेस है, ये जो बॉटम है हमारी एम्पियरियन लूप का, वो दोनों पैरेलल प्लेट के बीच के साथ पैरेलल है, कहीं पे टच नहीं हो रहा। यहाँ पे जो लूप ली थी हमने कुछ ऐसी थी फर्स्ट केस में, और करंट पास हो रहा था कुछ ऐसे आ रहा था, क्रॉस कर रहा था। ओके, तो इसको हम बोल रहे थे यस इसको कट कर रही है, क्रॉस कर रही है, इसके लिए ये हुआ हमारा एनक्लोज करंट। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एम्पियरियन लूप है वो यहाँ तक है, जो बॉटम है और कैपेसिटर की जो प्लेट है वो यहाँ तक है, और बॉटम जो हमारी लूप का है वो यहाँ तक है। तो कैपेसिटर की प्लेट तक ही करंट आ रहा है, एम्पियरियन लूप को क्रॉस करके आगे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों जो एनक्लोज करंट है वो क्या है, 0 है।
अगर कुछ करंट है ही नहीं तो फील्ड तो क्या मिलेगा हमें, जीरो। एक ही पॉइंट P यहाँ पर है, उतने ही डिस्टेंस पे P लिया है हमने, लेकिन एम्पिरिकल सर्किटल लॉ अप्लाई करने से यहाँ पे फील्ड तो हमें जीरो मिला। कॉन्ट्रडिक्शन। तो क्या ये सही है? तो मैक्सवेल को भी यही क्वेश्चन हुआ, एम्पियर ने जो बात की थी वो तो सब जगह पे अप्लाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वो अप्लाई नहीं हो रही है। शायद उसे लगा मेरा स्टेप है वो कुछ ऐसा है इसके लिए, तो उसने थर्ड केस भी सोचा। तो हम भी वही बात सोच रहे हैं, यही कैपेसिटर है, अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज हो रहा है, मीन्स टू से दैट उसमें से करंट है वो पास हो रहा है। एक पॉइंट है यहाँ पे P, उतने ही बहुत नजदीक प्लेट के, उतने ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है, लेकिन प्लेट के अंदर, दोनों प्लेट के बीच में। अगर आप यहाँ पे एक टिफिन जैसा बॉक्स, उसके शेप जैसा सोचो, ये उस टिफिन का बॉटम, तो यहां पर भी वही होगा, करंट तो यहां तक ही है, इस पॉइंट तक, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पर भी क्या मिलेगा, जीरो। तो क्या ये सही है? हाँ, दोनों प्लेट के बीच में से करंट पास नहीं हो रहा, लेकिन बिकॉज ऑफ चार्ज की वजह से उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चैप्टर नंबर 1 वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, उसका स्केलर प्रोडक्ट, कुछ ऐसा। तो बच्चों बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कोस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे एरिया वेक्टर सोचो, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ यहाँ पे है। हम ये जो एरिया है उसकी बात कर रहे हैं, काम करते हैं, उसका एरिया हम इजीली कैलकुलेशन के लिए हमारी जो प्लेट का एरिया है टोटल उतना एरिया ले लेते हैं। जितना प्लेट का एरिया सेम उतना ही जो टिफिन बॉक्स जैसा शेप लिया है या फिर जो पॉट जैसा शेप लिया है उसका एरिया भी सेम, बॉटम का एरिया जितना पार्ट बीच में रह रहा है उतना एरिया, दोनों एरिया है वो सेम है। कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एंड फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम। आपको पता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होती है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, और उसमें से बाहर आ रही है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, उसमें से जो बाहर आती है वो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हुई एरिया वेक्टर की। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई एंगल बिटवीन देम इज जीरो। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ई ए, क्योंकि थीटा यहां पे क्या है, जीरो, एंड कॉस जीरो इज इक्वल टू 1। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसको हम यहाँ पे प्रूव नहीं करने वाले हैं। वह सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट तो था ही, और ए मल्टीप्लीकेशन में। ओके, एक कप का टोटल चार्ज एट टाइम टी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मीन्स हम इंस्टेंटेनियस टाइम पे बात कर रहे हैं, एक फिक्स टाइम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज हमारा वेरी हो रहा है उसके लिए। बच्चों यहाँ पे ए कट हो जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला है हमें ऐसा मिला, लेकिन हमें यहाँ पे पता है जो चार्ज है वो तो वेरी हो रहा है टाइम के साथ। अगर चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, चेंज मीन्स इंक्रीज ही तो हो रही है, चार्ज हो रहा है, इसके लिए प्लेट पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो चार्ज बढ़ रहा है तो फील्ड भी, सॉरी, फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स फ्लक्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों साइड ले लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट इन डिनोमिनेटर और Q का डिफ्रेंशिएशन होगा dQ बाई dt। व्हाट इज dQ बाई dt? चैप्टर नंबर 3, अभी तक हमने जितने चैप्टर पढ़े सबका कंसेप्ट आ रहा है, देखो। देन चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। dQ बाई dt क्या होता है, I। देन I इज इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ टाइम। तो बीच में से जो करंट पास हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ करंट जैसा ही मिला, टर्म तो कुछ ऐसा ही मिला। ये जो करंट है उसको कहा जाता है मैक्सवेल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल करंट या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाय यूजिंग एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर डिफाइन द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ये डायग्राम और दोनों में से एक डायग्राम, और यहाँ तक आपको लिखना है। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था लूप लेने में कि P पॉइंट यहाँ पे है और हमारी लूप जो हमने केस 1 में ली थी ऐसी लूप ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर हमारी लूप का शेप है वो हम चेंज कर रहे हैं, तो P पॉइंट पे फील्ड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब वो प्रॉब्लम हमारा सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा, तो एम्पियर सर्किटल लॉ है, उसमें हम कर रहे हैं कुछ बदलाव, कुछ चेंज। सर्किटल लॉ का फॉर्मूला था, वो था म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। ये जो आई एनक्लोज है वो है IC प्लस ID। व्हाट इज IC? करंट इन कंडक्टर। ये जो वायर है वो है तो कंडक्टर, और बीच में से जो करंट मिल रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। इससे क्या होगा, जब आप लूप केस 1 की तरह लेंगे, केस 1 में लूप ऐसी ली थी हमने, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। और जब हम लूप केस 2 की तरह लेंगे, कुछ ऐसी, तब यहां पे कंडक्शन करंट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कितना पार्ट अंदर आया, पूरा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे मिल रहा है हमें। ओके, तो बाहर क्या होगा, आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट IC मिलेगा हमें, और इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट क्या मिलेगा, ID मिलेगा। मीन्स बाहर जब IC मिलता है, कंडक्टर करंट मिलता है, तब डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होता है। जब अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है तब IC क्या मिलता है, कंडक्शन करंट 0 मिलता है। इसकी वजह से फील्ड हमें 0 नहीं मिलेगा जो हमें पहले मिल रहा था वो। चलो, तो अब हम मैक्सवेल इक्वेशन है वो लिस्ट कर लेते हैं। क्या है मैक्सवेल्स इक्वेशन? और कुछ नया नहीं है, जो अभी तक हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, वही इंटीग्रेशन ऑन क्लोज सरफेस in external electric field will gives electric flux, and from Gauss law electric flux is equal to ratio of
एनक्लोज चार्ज बाय परमिटिविटी, ये था हमारा गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। सेकंड सेम क्लोज सरफेस पे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो आंसर मिलता है हमें 0। ये था हमारा गोज लॉ ऑफ magnetism that we have learned in chapter number 4 in standard 12th। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा और इसी वीडियो में के स्टार्टिंग में भी हमने बात की, जैसे इंटीग्रेशन फॉर लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज लाइन इंटीग्रल विल गिव्स EMF, जिसको हम बोल रहे थे इंड्यूस EMF। और ये जो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 6 में हमने डिराइव किया हुआ है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट फॉर लेंस लॉ इंडिकेट करती है वो लॉ ऑफ फेराडेज लॉ चैप्टर नंबर 6 में हमने अभी पढ़ा है। और जैसे अभी इस वीडियो में हमने बात की क्लोज लाइन इंटीग्रल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, बट अब आई है, दो करंट है हमारे पास। फर्स्ट करंट इज कंडक्शन करंट एंड अनदर इज डिस्प्लेसमेंट करंट। और बच्चों कंडक्शन करंट तो ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट का हमें फॉर्मूला मिला था एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चेंज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इक्वेशन हमने सिर्फ करेक्ट किया हुआ है, किस में करेक्शन किया है? एम्पियर्स लॉ में। तो ये जो लॉ कहलाता है वो एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। तो ये चार इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सप्लेन किया है किसने? मैक्सवेल ने, लेकिन सिर्फ थियोरिटिकली। तो इस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? इस टॉपिक में से क्वेश्चन हो सकता है डिराइव द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट बाय यूजिंग एग्जांपल ऑफ कैपेसिटर। जैसे अभी हमने बात की सेम वैसे ही कैपेसिटर का एग्जांपल लेके हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन डिराइव करना है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है लिस्ट मैक्सवेल इक्वेशन, सिर्फ लिस्ट करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम थियोरिटिकली बात करने वाले हैं, जो थियोरिटिकली मैक्सवेल ने बात की है वो हम प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, जैसे चेंज इन फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट। नोट कर लीजिए इतना।